नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अभिसारी अनुक्रम पर कुछ प्रमेय। तो देखिए, सबसे पहले है प्रमेय नंबर 3.2। स्टेटमेंट है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। हमें सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो परिबद्ध होती है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम एक अभिसारी अनुक्रम ले लेते हैं। तो माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है। माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है। xn एक अभिसारी अनुक्रम है जो जाइको अभिसृत होता है। जो जाइको अभिसृत है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक अनुक्रम ले लिया xn जो कि जाइको अभिसृत है। अब जाइको अभिसृत होने की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। अतः एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के वैल्यू हम 1 कर लेते हैं। ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट्स एंड 0 बिलोंग्स टू n, ताकि देखिएगा हमने क्या लिखा है कि अनुक्रम जाइको अभिसृत है। जाइको अभिसृत है, इसका मतलब इस अनुक्रम की सीमा जाई है। अब सीमा जाई है तो सीमा की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए आपको इन दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है, एप्सिलॉन और n0 की। अब एप्सिलॉन कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है। सपोज उसको हमने यहाँ पर 1 लिया है, और इसके लिए n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार से होगा कि मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के वैल्यू आपने लिख दिया 1 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो मॉड xn माइनस जाई है, यहां से इसका मापांक हटा देते हैं। इसका मापांक अपन जैसे हटाएंगे तो एक बार आप पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव लेते हैं। ऐसा करते हैं तो एक बार तो ये हो जाएगा जाई माइनस 1 लेस देन xn, और लेस देन एक बार बन जाएगा जाई प्लस 1 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0। यानी कि जो xn का मान है वो जाई माइनस 1 से बड़ा होगा लेकिन जाई प्लस 1 से छोटा होगा। अपने को सिद्ध करने की जो अनुक्रम है वो परिबद्ध होगा। तो देखिए, परिबद्ध अनुक्रम का डेफिनेशन हमने लिखा था। क्या होता है कि अगर एक धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल M इस प्रकार से विद्यमान हो कि मॉड xn लेस देन इक्वल देन n, सही लिखा था ना, मॉड xn लेस देन इक्वल देन n को अगर n के प्रत्येक मान के लिए, तो हम इस अनुक्रम xn को क्या कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम। तो इस डेफिनेशन को बनाने की हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप लोग देख चुके हैं कि n का मान जैसे ही n0 से बड़ा है तो xn जाई प्लस 1 से छोटा है। इसलिए अब हम एक, लेकिन ये केवल उनके लिए बता रहा है जब n का मान n0 से बड़ा है। अब जब n का मान n0 से छोटा है तो उसके बारे में ये अभी हमें कुछ नहीं बता रहा। तो कुछ नहीं बता रहा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। माना k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n0 से छोटे मानों के लिए। तो जैसे मान लीजिए x1, x2, x3, xn0 और मॉड जाई प्लस 1, ये मैंने लिख दिया है। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको अपन ने क्या लिख लिया है, कैपिटल K। देखिए, ये तो सारे क्या है, n0, ये जो आपने जो डेफिनेशन लिखी थी वो सत्य थी n0 से बड़े मानों के लिए। इसलिए n0 या n0 से छोटे मानों के लिए अभी हमें नहीं पता था, इसलिए हमने n0 और उससे छोटे मान सारे यहाँ लिख लिए। एक मैंने मोड जाई प्लस 1 लिखा है। ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इनमें से जो भी होगा, जो भी मैक्सिमम होगा उसको आप लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल K। ठीक है। अब देखिएगा, अब जो मोड xn है, अब जो मोड xn है इसके बारे में नहीं पता अपने को, तो इसको आप ऐसा तो लिख ही सकते हो, मोड xn माइनस जाई
और प्लस जेई, यानी इसमें जेई जोड़ दिया और जेई घटा दिया। अब इस एक्स एन माइनस जेई को अपन अलग कर देंगे और इस जेई को अपन अलग कर देंगे। जैसे अलग अलग कर देंगे तो आ जाएगा लेस देन इक्वल देन मोड एक्स एन माइनस जेई और प्लस आ जाएगा मोड जेई, तो प्लस मोड जेई। अब देखिएगा इनका जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा मोड एक्स एन माइनस जेई, ये तो आपको पता है कि ये लेस देन इक्वल देन क्या है 1 और प्लस मोड जेई, ठीक है ना। तो यहाँ 1 प्लस मोड जेई बन रहा है, एन का मान जब एन 0 से बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जेई प्लस 1 लिखा था। अब देखो इनमें से जो भी मैक्सिमम था उसको आपने क्या मान लिया है, कैपिटल के। इनमें से सबसे बड़ा जो मान है उसको कैपिटल के माना है। तो देखिए उससे क्या होगा कि आपने यहां पर देखा है कि ये वाली जो बात सत्य थी, ये n का मान जब n 0 से बड़ा है तब मोड एक्स एन मोड j प्लस 1 से छोटा होगा, ये आपने देख लिया है। लेकिन जब n 0 से छोटा होता तो आपको नहीं पता था, तो आपने यहाँ पर ये जो भी मान थे सारे यहाँ लिख लिए और उनमें से जो सबसे बड़ा है उसको आपने के माना है। तो सबसे बड़े को के माना, इसका मतलब बाकी सारे जो पद होंगे वो कैसे छोटे होंगे। इसका मतलब यहाँ जो मोड एक्स एन है ये आ जाएगा लेस देन इक्वल देन के फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन के प्रत्येक मान के लिए मोड एक्स एन या तो के बराबर होगा या के से छोटा होगा, इसलिए हम कहेंगे अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है। तो नेक्स्ट अगला प्रमेय है 3.3, यदि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम हो तो सीमा अद्वितीय होगी। देखिए हमें दिया है कि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है तो सीमा अद्वितीय होगी। बस सिद्ध करना है कि अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, यानी कि केवल और केवल एक ही सीमा होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस अनुक्रम की सीमा एक से ज्यादा है, तो हम दो सीमाएं ले लेते हैं इसकी। माना अभिसारी अनुक्रम एक्स एन की दो सीमाएं, माना अभिसारी अनुक्रम एक्स एन की दो सीमाएं, एक्स एन की दो सीमाएं जाई एवं ईटा है। माना अभिसारी अनुक्रम एक्स एन की दो सीमाएं जाई एवं ईटा। अब जाई और ईटा अगर इस अनुक्रम की दो सीमाएं हैं तो देखिएगा चूंकि दोनों भिन्न भिन्न सीमाएं है ना, जाई और ईटा, तो भिन्न भिन्न का मतलब जाई इज नॉट इक्वल टू ईटा। अब जाई और ईटा दोनों बराबर नहीं, बराबर नहीं होने का मतलब दोनों का अंतर एक वास्तविक संख्या होगी। तो जाई और ईटा का जो अंतर है वो हमने मान लिया कि सपोज डेल्टा है, तो मोड जे माइनस ईटा हमने क्या लिख दिया है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, है ना। केवल अंतर देखा अपन ने, हमें नहीं पता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है जाई और ईटा में से, लेकिन इनका दोनों का जो संख्यात्मक अंतर है वो अपने पास में क्या है, डेल्टा। अब देखिएगा चूंकि जाई इस अनुक्रम की सीमा है, तो चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट एक्स एन इक्वल टू जेई, तो सीमा का डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, क्या होता है देखिएगा, देयर एग्जिस्ट्स मतलब एप्सिलॉन इक्वल टू, देखो अब एप्सिलॉन का जो वैल्यू है, यहां हमने जाई और ईटा का जो अंतर है वो डेल्टा लिया था, तो यहाँ एप्सिलॉन का मान अपन डेल्टा बाई 2 ले लेंगे। तो एप्सिलॉन का वैल्यू अगर डेल्टा बाई 2 ले लिया है तो एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2 के लिए देयर एग्जिस्ट्स n1 बिलोंग्स टू n, ताकि मॉड xn माइनस जेई लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं और एप्सिलॉन का मान यहाँ पर डेल्टा बाई 2 है। फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n1, पौधी मान यहाँ n1 लिए थे तो n ग्रेटर देन n1, तो इसको हमने ये नंबर फर्स्ट कर दिया है। इसके बाद में चूंकि जो ईटा की सीमा है, जो ईटा है वो भी इस अनुक्रम की सीमा है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट
एक्स एन इक्वल टू ईटा। अब ईटा अगर इस अनुक्रम की सीमा है तो फिर से सीमा का डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहां भी जो एप्सिलॉन है इसका मान अपन डेल्टा बाई 2 ले लेंगे। डेल्टा बाई 2 के लिए देयर एग्जिस्ट्स n2 बिलोंग्स टू n अपवादी मान सपोज n2 है, ताकि मॉड एक्स एन माइनस ईटा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n2। इसको हमने कर दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो मोड एक्सन माइनस जाई लेस देन डेल्टा बाई 2 हो गया n ग्रेटर देन n1 के लिए, और मोड एक्सन माइनस ईटा लेस देन ये एप्सिलॉन का वैल्यू यहां भी कर दीजिए डेल्टा बाई 2 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n2 के लिए। अब इसके बाद में सबसे पहला काम अपना है यहाँ अपवादी मानों को समान करना। देखो यहाँ पर तो n का मान n1 से बड़ा है, यहाँ n का जो मान है n2 से बड़ा है, तो दोनों में समान करेंगे अपवादी मान। तो समान किस प्रकार से करेंगे देखिए भाई, इसके लिए तो n का मान n1 से बड़ा है और इसमें n का जो मान n2 से बड़ा है। तो अब एक ऐसी राशि ले लो जो n1 से भी बड़ी हो जाए और n2 से भी बड़ी हो जाए। तो जैसे मान लीजिएगा ये तो आपके पास में n1 है और ये एक n2 है, दोनों में से जो भी बड़ा है उसको आप n0 मान लीजिएगा। तो माना n0 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। इनमें से दोनों में से जो भी बड़ा था उसको आपने क्या मान लिया है n0 मान लिया है। इसलिए मॉड xn माइनस j लेस देन डेल्टा बाई 2 और मॉड xn माइनस j ईटा लेस देन डेल्टा बाई 2 फॉर ईच ऑफ। आप देखिएगा पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ n का मान था n1 से बड़ा और ये n0 उससे भी बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं n ग्रेटर देन n0। यहाँ n का मान n2 से बड़ा था, लेकिन जो n0 है वो n2 से भी बड़ा है, इसलिए n ग्रेटर देन n0 के लिए ये दोनों बातें सत्य होंगे। अब देखिएगा अपने को जो सिद्ध करना था वो तो क्या सिद्ध करना था, अब इसका विरोधाभास करना अपने को, तो मोड j माइनस ईटा का। तो अब मोड j माइनस ईटा को ले लेते हैं अपन। तो इसके अंदर xn जोड़ दीजिएगा और xn घटा दीजिएगा। तो xn जोड़ दिया और ये घटा दिया प्लस j माइनस ईटा इक्वल टू। अब देखो इस xn के साथ में तो इस माइनस ईटा को ले लीजिएगा, तो हो जाएगा मॉड xn माइनस ईटा और फिर माइनस xn और j, इनमें से दोनों में से माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास बनेगा xn माइनस j। और अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। पहला एक बार तो मापांक अलग अलग करेंगे आप लोग यहाँ से। तो जैसे ही मापांक अलग अलग करेंगे तो ये तो मोड j माइनस ईटा है, इसमें देखिए मापांक अलग अलग करते हैं अपन जानते हैं, यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल देन मॉड xn माइनस ईटा प्लस मोड xn माइनस j। अब इनका दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये आपके पास में जाएगा मोड j माइनस ईटा लेस देन इक्वल देन। अब देखो मोड xn माइनस ईटा ये आपके पास में है लेस देन डेल्टा बाई 2, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दिया लेस देन, चिन्ह सेट करना, तो लेस देन हो जाएगा डेल्टा बाई 2 और ये भी लेस देन डेल्टा बाई 2 और दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया डेल्टा। यानी आपको क्या मिला, मोड j माइनस ईटा लेस देन डेल्टा। जबकि स्टार्ट में जो मोड j माइनस ईटा था वो बराबर डेल्टा के था, यहाँ पर लेस देन डेल्टा है और हमने माना था लेस देन डेल्टा बराबर डेल्टा, यानी दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा माना था, जबकि यहाँ पर इनका दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा से छोटा आ रहा है। तो ये विरोधाभास हो गया, जो कि मोड j माइनस ईटा इक्वल टू डेल्टा का विरोधाभास है। विरोधाभास का, और ये विरोधाभास किसकी वजह से आया, हमने माना कि अनुक्रम की दो सीमाएं हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है।
तो नेक्स्ट प्रमेय 3.4 स्टेटमेंट है, एक अनुक्रम को अभिसृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। देखिएगा, तो पहला आवश्यक प्रतिबंध हम लोग करने हैं। आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन। देखिए इसमें आप लोग क्या करते हैं, हम जो पहला स्टेटमेंट है इसमें एक्चुअल में दो स्टेटमेंट मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट, एक तो क्या अनुक्रम को अभिसृत होने के लिए यानी कि अनुक्रम अभिसारी है, और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास में कि अनुक्रम परिबद्ध और इसका सीमा बिंदु अद्वितीय है। तो आवश्यक शर्त में तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अनुक्रम अभिसारी है। तो माना अनुक्रम xn अभिसारी है, माना अनुक्रम xn अभिसारी है, माना अनुक्रम xn अभिसारी है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो अनुक्रम है परिबद्ध होगा और इसका सीमा बिंदु अद्वितीय होगा। अब देखिए पिछले प्रमेय में, अभी पिछले प्रमेय में हमने किया था कि अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रमेय नंबर 3.1 था। तो माना कि अनुक्रम xn अभिसारी है, इसलिए ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है। इसको हम सीधा लिख देंगे यहाँ, इसलिए अनुक्रम xn परिबद्ध है। और फिर अब हमें सिद्ध करना है, परिबद्ध हमने कर दिया, अब हम सिद्ध करेंगे कि इसका जो सीमा बिंदु है वो अद्वितीय होगा। तो इसके दो सीमा बिंदु हम लोग ले लेते हैं। तो माना अनुक्रम xn के दो सीमा बिंदु, इसके दो सीमा बिंदु ले लेते हैं हम। सपोज एक एटा है और दूसरा है जाई है, और मान लिया सपोज कि जो एटा है ये बड़ा है जाई से। अब एटा अगर जाई से बड़ा है तो देखिएगा एक बार जो एप्सिलॉन है, सीमा की डेफिनेशन में हम जो एप्सिलॉन को प्रयोग करते हैं, उस एप्सिलॉन का मान अब की बार अपन ले लेते हैं 1/3 एटा माइनस जाई। ऐसा क्यों लेते हैं, उसका कारण अभी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो एप्सिलॉन का वैल्यू हमने ले लिया 1/3 एटा माइनस जाई, क्योंकि एप्सिलॉन का मान आप कोई भी धनात्मक संख्या ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला लिया 1/3 एटा माइनस जाई। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन इक्वल टू एटा माइनस जाई। इसके बाद जो 3 एप्सिलॉन है इसको अपन एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन तो लिख ही सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन इक्वल टू एटा माइनस जाई। और पक्षांतरण कर लीजिएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो जाई प्लस 2 एप्सिलॉन, और ये बराबर हो जाएगा एटा माइनस एप्सिलॉन के। ठीक है, अब चूंकि जाई सीमा बिंदु है, जाई अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है, xn का सीमा बिंदु है। तो देखिए सीमा बिंदु का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि जाई अगर इस अनुक्रम का सीमा बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा कि जाई के प्रतिवेश में, प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। तो इसलिए xn बिलोंग्स टू, तो जाई का एप्सिलॉन प्रतिवेश अगर मैं लिखूं तो वो आपके पास इस प्रकार से होगा जाई माइनस एप्सिलॉन टू जाई प्लस एप्सिलॉन n के अनंत मानों के लिए। ठीक है ना भाई, ये जाई का प्रतिवेश हो गया एप्सिलॉन। तो अनंत मान इसी के अंदर होंगे, अनुक्रम के अनंत पद इसके अंदर होंगे। अब देखिएगा एक बार मैं इसको थोड़ा सा हल कर दूं तो ये जो एटा माइनस एप्सिलॉन है ये बराबर है जाई प्लस 2 एप्सिलॉन के, और ये जो जाई प्लस 2 एप्सिलॉन है जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है ना। ठीक है, तो अब देखिएगा
एक्स एन अनंत पद, इस अनुक्रम के अनंत पद जय के इस प्रतिवेश में विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रतिवेश के बाहर अनुक्रम के केवल कुछ परिमित संख्या में ही पद विद्यमान है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स एन ग्रेटर देन जाई प्लस एप्सिलॉन। भाई इस प्रतिवेश के बाहर जो पद होंगे वो या तो जाई माइनस एप्सिलॉन से छोटे होंगे या जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। तो यहां जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़े की बात कर लेते हैं क्योंकि यहां अपने पास में जाई प्लस एप्सिलॉन है। तो देखिएगा एक्स एन ग्रेटर देन जाई प्लस एप्सिलॉन कुछ परिमित मानों के लिए, तो ये होगा एन के केवल परिमित मानों के लिए। 2-4 पद ऐसे होंगे जो कि जाई प्लस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। एन के परिमित मानों के लिए, ठीक है। तो एक्स एन ग्रेटर देन जाई प्लस एप्सिलॉन हुआ एन के केवल परिमित मानों के लिए। और अब देखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन ग्रेटर देन, देखो यहां जाई प्लस एप्सिलॉन था और आपको पता है कि जो ईटा माइनस एप्सिलॉन है ये जाई प्लस एप्सिलॉन से भी बड़ा है। इसका मतलब एक्स एन ग्रेटर देन ईटा माइनस एप्सिलॉन एन के केवल परिमित मानों के लिए, एन के केवल परिमित मानों के लिए, एन के केवल परिमित मानों के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन बिलोंग्स टू, ईटा का प्रतिवेश में लिख रहा हूं मैं, ईटा का प्रतिवेश लिखेंगे तो ईटा माइनस एप्सिलॉन टू ईटा प्लस एप्सिलॉन। इसमें कितने पद होंगे अनुक्रम के? कुछ परिमित संख्या में होंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी पद आएंगे वो सब ईटा माइनस एप्सिलॉन से बड़े आएंगे लेकिन ईटा प्लस एप्सिलॉन से छोटे आएंगे। तो आप देख सकते हैं ईटा माइनस एप्सिलॉन से जो बड़े हैं वो केवल परिमित संख्या में ही है। इसका मतलब इस अनुक्रम के जो पद होंगे ईटा के प्रतिवेश में वो परिमित संख्या में ही होंगे। तो एक्स एन बिलोंग्स टू ईटा माइनस एप्सिलॉन टू ईटा प्लस एप्सिलॉन, एन के केवल परिमित मानों के लिए, एन के केवल परिमित मानों के लिए, ठीक है ना। तो एन के केवल परिमित मानों के लिए ऐसा होगा और केवल एन के परिमित मान ही इसके अंदर विद्यमान है ईटा के प्रतिवेश में। इसका मतलब क्या होगा कि ईटा इस अनुक्रम का सीमा बिंदु नहीं, इसलिए ईटा अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु नहीं है। अनुक्रम का सीमा बिंदु नहीं है और ईटा इस अनुक्रम का सीमा बिंदु नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुक्रम का अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है। इसलिए अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु, इसलिए अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है। अभिसारी अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय होता है, यह हमें सिद्ध करना था। तो अब इसका विलोम या पर्याप्त शर्त हम लोग करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन हमने कर ली, अब कर रहे हैं पर्याप्त शर्त, सफिशिएंट कंडीशन। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को सत्य मान लेते हैं कि माना कि जो अनुक्रम है परिबद्ध है और इसका सीमा बिंदु अद्वितीय है। तो माना अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, माना अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, एक्स एन परिबद्ध तथा सीमा बिंदु अद्वितीय है। तथा सीमा बिंदु अद्वितीय, और मान लिया कि सपोज जय है, सीमा बिंदु क्या मान लिया इसका हमने जय मान लिया है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो अनुक्रम है अभिसारी होगा जो कि जय को विस्तृत होगा, ठीक है। तो अनुक्रम को हम सिद्ध करना है कि जय को अविस्तृत होगा। अब देखिएगा
अनुक्रम का सीमा बिंदु है J। इसका मतलब क्या हुआ कि J के प्रत्येक प्रतिवेश में एप्सिलॉन के अनंत पद विद्यमान होंगे। तो सबसे पहले तो हम J के एप्सिलॉन प्रतिवेश की बात करते हैं। तो J का जो एप्सिलॉन प्रतिवेश होता है वो अपन ऐसे ही लिखते हैं, J माइनस एप्सिलॉन टू J प्लस एप्सिलॉन। ये आपके पास में J का एप्सिलॉन प्रतिवेश है और ये J का एप्सिलॉन प्रतिवेश है। इसका मतलब अनुक्रम के इस प्रतिवेश में अनंत पद विद्यमान होंगे। तो इसलिए xn बिलोंग्स टू J माइनस एप्सिलॉन टू J प्लस एप्सिलॉन n के अनंत मानों के लिए, n के अनंत मानों के लिए। ठीक है, तो अनुक्रम के अनंत पद इसके अंदर विद्यमान है। इसका मतलब इस प्रतिवेश के बाहर अनुक्रम के कुछ परिमित संख्या में ही पद विद्यमान है। इसलिए xn does not belongs to J minus epsilon to J plus epsilon, n के केवल परिमित मानों के लिए, n के केवल परिमित मानों के लिए। ठीक है, तो xn does not belongs to J minus epsilon to J plus epsilon, n के केवल परिमित मानों के लिए। और ऐसे जो मान हैं जो कि इस J के प्रतिवेश में विद्यमान नहीं है, तो इन अपवादी मानों का जो उच्चतम मान है उसको हम लोग n0 ले लेते हैं। तो माना ऐसे अपवादी मानों का उच्चतम मान, माना ऐसे अपवादी मानों का उच्चतम मान, ऐसे अपवादी मानों का उच्चतम मान n0 है। इसलिए xn इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू J माइनस एप्सिलॉन टू J प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n लेस देन इक्वल देन n0। देखिए कैसे लिखा हमने, जैसे मान लीजिएगा 5 पद इसके अंदर नहीं है, x1 x2 x3 x4 x5। अब ये भी नोट कर लेना कि ये जो अपवादी मान होंगे ना, जो प्रतिवेश में नहीं होंगे, वो हमेशा शुरू वाले पद ही होंगे। x1 हो सकता है एक ही नहीं हो सकता है 2 नहीं हो तो x1 x2 नहीं होगा, हो सकता है 3 नहीं हो, x1 x2 x3 नहीं होगा। तो प्रतिवेश में जो भी पद नहीं होंगे वो हमेशा शुरू वाले ही नहीं होंगे। ठीक है ना, तो जैसे मान लो 5 पद नहीं है, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 ये 5 पद इस J के प्रतिवेश में नहीं है। तो यहाँ पर n0 पर ने किसको लिया है, उच्चतम मान को, यानी कि 5 को। 5 को आपने क्या मान लिया है यहाँ पर, n0। तो n0 का मान जब 5 या 5 से छोटा है तो xn इसके अंदर नहीं है। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि xn डज नॉट बिलोंग्स टू J माइनस एप्सिलॉन टू J प्लस एप्सिलॉन, जब n का मान क्या है, लेस देन इक्वल देन n0 है। जैसे यहाँ पर n0 का मान जैसे ही लेस देन इक्वल देन 5 है, 5 या 5 से छोटा है, तो वो इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि xn बिलोंग्स टू, इसका उल्टा अगर मैं लिखूं तो डज नॉट बिलोंग्स टू का उल्टा हो गया बिलोंग्स टू J माइनस एप्सिलॉन टू J प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ। देखो जब n का मान n0 या इससे छोटा है तो वो इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब n0 से बड़ा करते ही वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0, ये डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं किसका बन गया, सीमा। भाई इसका मतलब मापांक में इसको अपन ऐसे लिखेंगे ना, मॉड xn माइनस J लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n0। तो ये सीमा का डेफिनेशन बन गया। यानी अनुक्रम की सीमा क्या है, J, और अनुक्रम की सीमा J है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि अनुक्रम J को अभिसृत होता है। यही हमें सिद्ध करना था।